गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में हमने मुद्रा के आर्थिक महत्व पढ़ लिए थे और अभी हम सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को पढ़ेंगे। ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, तो आज हम शुरू करते हैं सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व। इसका पहला पॉइंट है सामाजिक स्वतंत्रता। एक गैर मौद्रिक अवस्था में मजदूरों को भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाता था। उससे क्या होता था, वो अपने मालिक पर आश्रित रहते थे और परिश्रम का पूर्ण भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ रहते थे। किंतु मुद्रा के आविष्कार से मजदूर वर्ग को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। वो ज़रूरी नहीं है कि वस्तु के रूप में अपना श्रम लें, वो मुद्रा के रूप में लेंगे और उससे इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु या किसी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ को वो खरीद सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं सामाजिक स्वतंत्रता देखने को मिली है। नेक्स्ट है सामाजिक जागृति। सेकंड पॉइंट सामाजिक जागृति, सोशल अवेकिंग। इसमें क्या हुआ कि मुद्रा से मजदूर वर्ग को ऑटोमेटिकली जब उनको मनी मिलने लगी वस्तुओं के स्थान पर मजदूरी के रूप में, तो कहीं न कहीं उन्हें सामाजिक जागृति भी मिली, क्योंकि वो अब किसी भी स्थान और व्यवसाय को चुनने में भी थोड़ा आज़ाद हुए, वस्तुओं के उपयोग में आज़ाद हो पाए। तो उससे ये कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए भी सजग हुए हैं। नेक्स्ट है मुद्रा एवं राजनीतिक चेतना, करेंसी और मनी एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो इसमें हम देखते हैं थर्ड पार्ट में मुद्रा एवं राजनीतिक चेतना में कि सरकार कल्याणकारी सरकार है, ठीक है, वो जन कल्याण संबंधी कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो इस संदर्भ में आय प्राप्ति के लिए सरकार क्या कर रही है, अनेक प्रकार के टैक्सेस लगा रही हैं। और जब करदाता करों का भार सहते हैं तो वो फिर इस बात के लिए भी सजग रहेंगे कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स दे रहे हैं वो ये भी देखेंगे कि सरकार उन टैक्सेस से, उन कोषों से किस प्रकार से यूज़ ले रही है, उनका यूज़ किया जा रहा है अथवा नहीं, और किया जा रहा है तो वो जनता के हित में है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा से राजनीतिक चेतना भी कहीं न कहीं उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है मुद्रा एवं राष्ट्रीय भावना, करेंसी और मनी एंड नेशनल सेंटिमेंट। मुद्रा द्वारा राष्ट्रीय एकता को भी बल मिला है, क्योंकि इससे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इससे आंतरिक व्यापार का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। उससे क्या हुआ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों के संपर्क बढ़ गए, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर कहीं न कहीं आश्रित हो गए हैं। तो उससे ये अनुभव हुआ है कि सब एक ही देश के वासी हैं, यानी कि उनमें राष्ट्रीय एकता और कह सकते हैं सद्भावना की भावनाएं बढ़ी है। इसको ऐसे समझें कि हम देखते हैं हमारे भारत देश में इतने राज्य हैं, इतने राज्यों से इतनी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है कि जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ पर दूसरे राज्य से वस्तु आ रही है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं सबको पता चल गया है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला है। वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए भी विभिन्न साधनों का विकास मुद्रा के सहयोग से हुआ है, जो राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अधिक उपयोगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या समाजवादी में या नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका हो सकती है। इनमें कुछ एक पॉइंट्स सेम रहेंगे और कुछ थोड़े डिफरेंस होगा कुछ में। फर्स्ट बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका फर्स्ट है मूल्य यंत्र में उपयोगी, प्राइस मैकेनिज्म। क्या होगा, मूल्य यंत्र के माध्यम से उपभोक्ता को लाभ होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार क्रय कर सकता है और अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मोस्टली क्या होता है, उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। उत्पादक क्या करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कि कंज्यूमर को के द्वारा डिमांड की जा रही है। दूसरा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसका बंटवारा प्रत्येक उत्पादन के साधन का हिस्सा मुद्रा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का आधार क्या हुआ, मुद्रा। बचत एवं विनियोग संबंधी निर्णय,
ये क्या होगा कि एक व्यक्ति अपनी आय से संबंधित बचत और विनियोग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो ब्याज की दर पर आधारित रहते हैं मोस्टली, वो क्या होंगे, मनी के द्वारा ही किए जाते हैं। और ब्याज की दर कहाँ पर निर्धारित होती है, इंटरेस्ट रेट, जहाँ पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में समानता होती है। अब पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजीवाद का आधार स्तंभ क्या हुआ, कैपिटल। तो मुद्रा पूंजी निर्माण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है। क्यों? क्योंकि मुद्रा तरल और गतिशील होने की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इजीली और बहुत विशेष रूप से हो जाता है, यानी कि इसका जो बेस है वो हम मनी को मान सकते हैं। और फिर है लोन, ऋणों के लेन देन में सहायक। अभी अर्थव्यवस्था में क्या विशेष रूप से चल रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट कहाँ से आया, क्रेडिट मुद्रा से आया। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है ये जो क्रेडिट साख व्यवस्था वगैरह है वो मुद्रा के किस गुण की वजह से आया, कहीं ना कहीं उसके मूल्य की वजह से, उसके मूल्य मापक होने की वजह से, उसके फ्यूचर में भुगतान को निर्धारित किए जाने की वजह से, यानी कि स्थगित भुगतानों का आधार होने की वजह से ये गुण, ये विशेषता हमने मुद्रा की पढ़ी थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऋण या साख व्यवस्था आई है। नेक्स्ट इसका खुद इन्होंने दे रखा है, स्थगित भुगतानों का आधार। डिफर्ड पेमेंट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सौदों का भुगतान भविष्य में किया जाना किससे संभव हुआ है, मुद्रा से हुआ है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, देशी और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की। आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण मुद्रा के माध्यम से किया जा रहा है। आर्थिक मंदी के समय मुद्रा का प्रकाशन अधिक किया जा रहा है। क्यों? ताकि मूल्यों में गिरावट को रोका जा सके। उसी प्रकार यदि देश में मुद्रा प्रसार के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो मुद्रा की मात्रा में कमी करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। और वो किससे किए जाते हैं, वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मौद्रिक नीति और अन्य उपायों के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में मुद्रा की भूमिका। फर्स्ट है इकोनॉमिक डिसीजंस, आर्थिक निर्णय। समाजवाद में भी क्या होता है, अल्प साधनों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांटना होता है, क्योंकि हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है और नीड्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए नियोजक अधिकारियों के समक्ष किसकी समस्या रहती है, सिलेक्शन की, चुनाव की। तो साधनों को बंटवारे के लिए उनकी उपयोगिताओं का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। और वो अनुमान किस प्रकार से लगाए जाते हैं, वो अनुमान मुद्रा के द्वारा लगाए जाते हैं। क्योंकि इसको हम ऐसे समझे कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित होंगे, उनकी उपयोगिताएं निर्धारित होंगी, और वो सब कैसे होंगे, मनी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं आर्थिक हिसाब लगाना, इकोनॉमिक अकाउंट्स को मेंटेन करना। साधनों के विवेकपूर्ण तथा आदर्श उपयोग के लिए भी आर्थिक हिसाब लगाना जरूरी होता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है और इनके कुशल संचालन के लिए लागतों और आगमों का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। अदरवाइज हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो उद्योग हैं वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं। और इस लेखा जोखा का मेन आधार, मेन बेस क्या है, मनी। नेक्स्ट है मूल्यांकन आधार, इवैल्यूएशन बेसिस। अब क्या होगा कि वस्तुएं उत्पादित हो गई हैं तो उनका मूल्यांकन और विभिन्न प्रकार की जो इकोनॉमिक प्लान्स, प्रोग्राम्स, ईटीसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में चलाए जा रहे हैं, उनका क्या होगा, मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा, मुद्रा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है वितरण आधार। वितरण आधार में क्या होगा कि हम इसको ऐसे समझे कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं या जो भी इसका बेस है वो मुद्रा से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। तो कैपिटल फॉर्मेशन का सेम वही होगा जो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़ चुके हैं, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी पूंजी निर्माण आवश्यक है और बचतों का संग्रह आवश्यक होता है, और ये सारे कार्य किससे हो रहे हैं, मनी से हो रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स की, इसको जूम कर लेते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स किससे पॉसिबल है, मुद्रा से। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मनी आवश्यक है इस कारण से। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी क्या कर रहे हैं, मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से ये भी आवश्यक है। अब बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था की। इसमें फर्स्ट बाजार व्यवस्था का संचालन, मार्केट सिस्टम, इसका संचालन किससे हो रहा है, प्राइस मैकेनिज्म से। क्यों, क्योंकि मेन बेस क्या है, मनी। तो इस वजह से प्लान्ड इकोनॉमी में मनी की इम्पोर्टेंस है, साधनों का संग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा डेफिसिट बजट, हीनार्थ प्रबंधन या जो घाटे का बजट है, इसके लिए भी मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब योजनाएं बनाई जाती है और कोषों की आवश्यकता अधिक होती है और उनके लिए सरकार को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, तब कोष उनके जो घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, अधिक नोट छाप करके क्षतिपूर्ति करती है। वो जो सिचुएशन होती है उसको घाटे का बजट या हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है, और वो किससे पॉसिबल हुआ है, मनी से। फिर है लास्ट विदेशी सहायता, ये किससे संभव हुआ है, मनी से। कैसे, क्योंकि इससे विदेशों से वित्तीय एवं गैर वित्तीय साधन प्राप्त किए जा रहे हैं, विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है। तो ये सारी जो है अर्थव्यवस्थाएं तीनों, पूंजीवादी, समाजवादी और नियोजित, इनमें हम मुद्रा के महत्व को आसानी से देख सकते हैं कि इनका पूरा जो बेस है, जो हिसाब किताब से रिलेटेड और उत्पादन से संबंधित क्रियाएं हैं, वो मनी की वजह से पॉसिबल हो पाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनी का इन सब अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा भूमिका है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। वैसे ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही लगभग इसमें रहेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बात ये सेम वही कह रही है। इसके पॉइंट्स हम ऐसे पढ़ लेते हैं। आधुनिक बाजार तंत्र का आधार है, ये सेम आज ये जो पॉइंट्स हैं ये मॉडर्न इकोनॉमी के संदर्भ में हो जाएंगे, सिर्फ इतना है। इससे ये आधुनिक बाजार तंत्र का आधार हो गया, बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट मैकेनिज्म, निवेश व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट सिस्टम, आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन, मोटिवेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, धन संग्रह का माध्यम, मीडियम ऑफ वेल्थ कलेक्शन, धन हस्तांतरण में सहायक, हेल्पफुल इन वेल्थ ट्रांसफर, पूंजी निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, व्यक्तिगत प्रगति का सूचक, इंडेक्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस, वस्तु विनिमय के दोष नहीं, नो डिफेक्ट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक, हेल्पफुल इन मार्केट पेमेंट्स, घाटे के बजट की पूर्ति, फुलफिलमेंट और डेफिसिट बजट, आर्थिक कल्याण का मापक, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समस्या संस्थाओं से वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मुद्रा का सामाजिक महत्व और मुद्रा का राजनीतिक महत्व तथा वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व। इनको हम इस तरीके से समझें कि मुद्रा के माध्यम से क्या होता है, कच्चा माल खरीदा जा रहा है, निर्मित माल किसको दिया जा रहा है, वितरकों, थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों के माध्यम से कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर के पास। तो जो मार्केट तंत्र है उसका बेस क्या हुआ, मनी है। अगर मनी नहीं है तो ये सारी क्रियाएं जो भी हैं, उत्पादन, विनिमय और वितरण व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जा रही है, और फिर हम वापस से कहाँ जा रहे हैं, वस्तु विनिमय में। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि मुद्रा की वजह से, मनी की वजह से बाजार तंत्र चल रहा है। फिर है निवेश व्यवस्था का आधार। वो कैसे हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि बाजार तंत्र में मनी की इम्पोर्टेंस है। तो वर्तमान उद्योग एवं व्यापार संरचना विनियोग व्यवस्था पर है, और नए विनियोग क्या हो रहे हैं, औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य हो गए हैं। तो विनियोग निर्माण में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी देश में अपनी पूंजी विनियोजित कर रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कर रही है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगम, प्रवासी देशवासियों द्वारा भी पूंजी निवेश किया जा रहा है, और ये किस हिसाब से किया जा रहा है, मुद्रा व्यवस्था और विनिमय दर के आधार पर। इनके अलावा आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन किन से मिल रहा है, मुद्रा की वजह से मिल रहा है, क्योंकि सारी क्रियाओं का आधार कहीं ना कहीं क्या हो गया है, मनी हो गया है। धन संग्रहण का माध्यम, सिंपल सी बात है ना, धन संग्रहण कब पॉसिबल हुआ है, जब मनी की धारणा अस्तित्व में आई है। इसके अलावा धन हस्तांतरण, ये भी तभी पॉसिबल हुआ है, पूंजी निर्माण को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्यक्तिगत प्रगति का सूचक, इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय और जो आय संबंधी आंकड़े हैं वो मुद्रा की वजह से
पॉसिबल हुआ है उनका मापन वगैरह। इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रगति को हम इसमें माप सकते हैं, मतलब उसका सूचक हो गई है, कहीं ना कहीं उसकी सूचना दे रही है कि पर्सनल जो इनकम है या अदर सोर्सेज है उससे व्यक्ति की प्रगति किस प्रकार की हुई है। इसके अलावा वस्तु विनिमय के दोष नहीं है। वस्तु विनिमय के दोष आप लोगों को पता है, संग्रहण में कठिनाई और आदान प्रदान में कठिनाई और उचित मूल्य नहीं होता था या देरी हो जाती थी या संकीर्ण क्षेत्र था, तो वो सारे दोष इसमें नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायक है, घाटे के बजट की पूर्ति की जा सकती है, आर्थिक कल्याण का मापक है। मुद्रा के माध्यम से किसी भी देश के आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है। कैसे? क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कर रहे हैं, और यदि प्रति व्यक्ति आय की गणना हो रही है तो व्यक्तिगत प्रगति का सूचक तो है ही, और उससे आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका इंडिकेटर कौन हो गया, मनी हो गया। और अगर प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है तो आर्थिक कल्याण में कमी हो रही है। या फिर मुद्रा के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि देश में आय की असमानता कम हो रही है अथवा अधिक। आय की असमानता कम हो रही है तो भी आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, और अगर आय की असमानता कम हो रही है तो आर्थिक कल्याण में कमी हो रही है। इनके अलावा मुद्रा का सामाजिक महत्व, राजनीतिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता और ये सारे हो गए हैं। सामाजिक महत्व में हम देखते हैं कि अनेक विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय, सामुदायिक केंद्र आदि किनसे चल रहे हैं, धनदाताओं द्वारा दी गई राशि से, और ये या फिर बहुत सारे संगठनों और ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिल रहा है, सब्सिडी, अनुदान, ETC। तो इस वजह से भी मुद्रा का महत्व है। मुद्रा के बिना ये सामाजिक गतिविधियां भी पॉसिबल नहीं है। राजनीतिक महत्व को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसको हम ऐसे समझे कि राजस्व वसूली वगैरह ये जो कार्य या टैक्स वसूली इत्यादि कार्य किससे के जा रहे हैं, इनका बेस क्या है, मनी। लास्ट है वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व, स्पेशल इंपॉर्टेंस इन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। गेट समझौते के पश्चात वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के विकास का मूल आधार क्या हुआ, मुद्रा। बहुराष्ट्रीय निगमों का आरंभ होना, धन का प्रवाह व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व में होना, वस्तु का उत्पादन, निर्माण एवं पेटेंट व्यवस्था आदि सभी किस पर आधारित है, मुद्रा तंत्र पर। इसलिए वर्तमान जो वैश्विक गांव हो गया, यानी कि ग्लोबल विलेज की अवधारणा जो है, यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है, उसकी मेन नींव क्या हो गई है, मनी। मनी के बिना वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए इसको हम ऐसे देखें कि मनी की हर जगह, हर सेक्टर में बहुत अधिक महत्व है। पियर्सन ने मुद्रा के महत्व के संबंध में कहा कि मुद्रा रेलवे स्टेशन पर शंटिंग करने वाले इंजन की तरह है, जो एक समय डिब्बों की एक पंक्ति को तो खींचता है और दूसरे समय दूसरी को ढकेलता है। इस प्रकार इसका कार्य सभी डिब्बों को सही पटरियों पर लाना होता है, जिससे वे निश्चित स्थान पर पहुंचने में समर्थ हो सके, किंतु स्टेशन से इंजन कभी भी कहीं नहीं जाता है। तो ये सारे हो गए हैं मनी के रोल एंड इम्पोर्टेंस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मनी के दोष अथवा खतरे, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इनके अलावा मुद्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता को पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा पर नियंत्रण क्यों करना चाहिए, क्या कारण है जिनकी वजह से नियंत्रण किया जाना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को घर से काम करने के लिए दूंगी, जिसको आपको करना होगा। अभी के लिए